आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। नमस्कार दोस्तों, BS नेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनावी घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। हम वसई में बात कर रहे हैं आज राजस्थान के प्रकोष्ठ श्री विशाल जोशी से, जो कि यहाँ पे काफ़ी अरसों से बिजनेस संभाल रहे हैं और यहाँ पे व्यापारी संघ को भी संभाल रहे हैं। तो इनका जो व्यापारी संघ है और पूरा राजस्थान का जो वोटर है वो सब बीजेपी को जाने वाला है। और क्या क्या कह रहे हैं विशाल जोशी इस इलेक्शन के बारे में, आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार विशाल जी, इलेक्शन घोषणा हो चुकी है और सब जगह अभी कैंडिडेट खड़े होने की आज दो एक दिन में सब डिक्लेयर होने वाला है। तो वसई में आप क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी आपको लगता है बीजेपी कहाँ आगे जा रही है? देवेंद्र जी, इसमें ऐसा है कि बीजेपी का मैं प्रदेश प्रवक्ता और सचिव हूँ राजस्थान प्रकोष्ठ से, और राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। इस NGO की स्थापना के लिए मुझे प्रोत्साहन देने वाले देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में हमने पिछले 4 सालों से अपना व्यापारी संगठन खड़ा किया है व्यापारी संघ के अंदर। अभी तक हमारे कुल 2200 सभासद हैं और हम सभी राष्ट्रवादी विचारधारा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र प्रथम, दूसरे नंबर पे समाज आता है, तीसरे नंबर पे हम स्वयं आते हैं। तो उसी विचारधारा को हम बलिष्ठ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल, जैसे आपको पता हो गया कि आचार संहिता लग गई है और अगले 1 महीने के अंदर 20 नवंबर को वोट गिर जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और मजबूत करते हुए हमारे जितने भी सभासद हैं, करीब 2200 से अधिक सभासद हैं एक्टिव, और उनके बाद में उनके परिवार के वोट, उनके यार दोस्तों के वोट, वो सभी वोट हम बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, फिलहाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे हैं, तो उनके नेतृत्व में हम ये सारे वोट NDA को देंगे, बिना कोई मांग, अनकंडीशनल सपोर्ट हम देंगे। और राजस्थानी वोट जो है वो भी, आप राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं, तो राजस्थानी वोट कहाँ जाने वाला है? ये आप एक समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर करीब 15% आबादी है जो राजस्थान से डायरेक्टली बिलोंग करती है, प्रवासी राजस्थानी बंधु है, और वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। अभी भी जो वसई विरार के अंदर जो 3 विधानसभा आती है, 133 आती है वसई की आती है, 131 बोईसर है, 132 नाला सुपारा है। तो इसके अंदर करीब 1 लाख से ज़्यादा अधिक राजस्थानी वोटर है और उसके अंदर से अधिकांश बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि राजस्थानी वोट अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर पिछली बार आपको पता होगा कि मात्र 2000-2500 के वोट के अंतराल से राजेश पाटिल जीते थे। अब अगर यहाँ पे 1 लाख से अधिक वोट का अगर किस तरफ घूमता है, तो नेचुरली कौन जीतेगा कौन हारेगा ये राजस्थानी वोटर डिसाइड करेगा। अच्छा, यहाँ कई सालों से, लगभग 30 सालों से सीटी का राज है, मतलब भाई ठाकुर या जितेंद्र ठाकुर कह लीजिए, उनका राज चलता आ रहा है। और इस बार जो नई खबर अभी आपके सामने समक्ष आ रही है कि राजीव पाटिल, जो बहुजन विकास अघाड़ी के एक मेन स्तंभ थे, वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं आज, और बीजेपी से शायद उनको टिकट भी दिया जाएगा। तो उस विषय में आपको क्या लगता है कि राजीव पाटिल आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर राजीव पाटिल आते हैं तो नेचुरली बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, ये तो उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं एक बड़े बिजनेसमैन है, बिल्डर रह चुके हैं और कामगार नेता भी है, तो उनको पब्लिक के अंदर काफ़ी एक्सेप्टेंस है। दूसरा, उनका सामाजिक जीवन एकदम पाक साफ रहा है, उनके ऊपर कभी कोई ऐसी आपराधिक धाराओं का कोई उल्लेख नहीं है। और बीजेपी हमेशा ऐसे ही व्यक्तियों को आगे लाना चाहती है जो समाज में वाकई ही परिवर्तन ला सकती है। तो अगर राजीव पाटिल अगर बीजेपी में शामिल होते हैं आज, और अगर बीजेपी उनको टिकट देती है, तो हम पूरा समर्थन उनको देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर अचानक से राजीव पाटिल को टिकट दे दिया जाता है और जो बाकी 10-20 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उनको टिकट नहीं मिलता है, तो उससे कुछ वोट का नुकसान नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता इतना परिपक्व है कि
वो पहले प्रथम पार्टी को लाता है। वो कभी अपना स्वार्थ या अपना हित नहीं देखना चाहता। पार्टी जीतेगी तो वो खुद भी जीतेगा। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 नाम बहुत प्रबल तरीके से चल रहे हैं, जैसे राजेंद्र नायक हो गए, भरत सिंह राजपूत हो गए, और भी काफ़ी नाम है जो नालासोपारा से इच्छुक है। तो अगर किसी को भी पार्टी अगर देती है, टिकट देती है, तो हमारा राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ, उसके सभासद और उसके वोट बिना कोई कंडीशन, बिना कोई लाग लपेट हम उनको पूर्ण समर्थन देंगे, न केवल वोट से बल्कि हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से भी। तो अभी बीजेपी आती है तो आपके हिसाब से क्या क्या काम करने लायक यहाँ बचे हैं, या क्या क्या काम परेशानियां यहाँ पे, दिक्कतें यहाँ के रहवासियों को है? वसई विरार को अगर आप देखें तो न्यू बॉम्बे और वसई विरार एक ही समय डेवलप होना शुरू हुई है, मगर न्यू बॉम्बे बहुत आगे निकल गया, जबकि वसई विरार आप कह सकते हैं अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और इतना काम किया जा सकता है कि आने वाले 15 वर्षों पर भी अगर लगातार काम किया जाए तो भी जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते। प्रथम बेसिक नेसेसिटी से शुरू करते हैं कि रोड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गटर की होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था है, उसके बाद में स्वच्छता है, आपके लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन जिधर जिधर आप देखो वहाँ पे एक आप देखेंगे जहाँ पे भी रोड का कहीं पे भी आता है, जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन है, एक समुदाय विशेष हमेशा वहाँ पे कब्जा करके बैठ जाता है और उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे अभी केंद्र में है, राज्य में भी आती है, और वसई विरार में भी अगर हमारे बीजेपी का एमएलए जीत के आता है, तो निश्चित तौर पर वसई विरार नालासोपारा बोईसर का आप भविष्य उज्जवल देख सकते हैं। विशाल, एक बात और है कि अभी इलेक्शन से जस्ट पहले, समझ लो 15-20 दिन पहले, शिंदे साहब ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, बहुत सारी चीज़ें ले आए, जिनमें अभी टोल का भी फ्री कर दिया है आने का, और गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये सब अचानक क्या चुनावी लुभावन है? नहीं, चुनावी लुभावन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे एक बहुत प्रबुद्ध नाम थे, जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। और उनकी विचारधारा से आप 92 से देख लीजिए, 1992 में जब दंगे हुए थे, तब भी शिवसेना और बीजेपी के नाम पे ही हिंदू समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। उद्धव ठाकरे ने निश्चित तौर पर अपने पिताजी का नाम को धूमिल किया है, मैं उस विषय पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मगर एकनाथ जी शिंदे जो वाकई ही कह सकते हैं कि शिवाजी के खरे मावड़े के तौर पे साबित हुए हैं, और उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार को बहुत बढ़िया तरीके से प्रबुद्ध किया। उन्हें पता है कि हमारे कोर वोटर हिंदू है, और हिंदू मान्यताओं की, उनकी सभ्यता की इज्जत करना, उसका रक्षण करना उनका परम कर्तव्य है। इसी तौर पर उन्होंने न केवल गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, बल्कि हमारी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी के जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी थी कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा के दर्जा मिले, और वो भी हमारे केंद्र सरकार से मिला। तो ये निश्चित तौर पे न केवल मराठी अस्मिता को गौरवान्वित करता है, बल्कि हिंदू समाज को भी एकत्रित और बलिष्ठ करता है। अक्सर ज़्यादातर मैंने देखा है कि राजस्थानी लोग गौ माता की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी गौशाले हैं, राजस्थान में भी हैं, यहाँ भी जो चला रहे हैं, काफ़ी मारवाड़ी लोग चला रहे हैं। तो क्या ये राजमाता का दर्जा मिलना गाय को, ये कितना, किसके लिए लाभकारी है? निश्चित तौर पर गौवंश को तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ में गौपालकों को भी फायदा होगा। और जो अवैध तौर पे जो गायों का स्लॉटर हाउस चल रहा है, बुचड़ खाने चल रहे हैं, वो बंद होंगे, गौ तस्करी को लगाम लगेगा, और उसके वजह से जो वैमनस समाज में पैदा होता है, आपको पता ही होगा कि एक समुदाय विशेष ही हमेशा गौ तस्करी और गौ बुचड़ खाने चलाते रहते हैं, तो उसके हमेशा हिंदू समाज में और समाज विशिष्ट में हमेशा तनाव बना रहता है। तो इस कार्रवाई होने से, इस कानून बनने से निश्चित तौर पर लगाम लगेगी और एक शांति प्रिय माहौल और सौहार्द का माहौल बनेगा महाराष्ट्र में। नहीं तो इससे सिर्फ राजमाता का दर्जा देके घोषणा की गई हो, अब वो उसमें क्या क्या होगा, कैसे कानून बनेंगे, कैसे उनको लागू करेंगे,
उस विषय में अभी तक कोई नहीं, क्लैरिफिकेशन? क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत नज़दीकी मामला था, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने घोषित किया है, तो कैबिनेट में तो उन्होंने पास कर दिया। अब जब इलेक्शन वापस जीत के जब शिंदे जी और हमारे देवेंद्र जी सरकार बनाएंगे, तो इस विषय में बहुत ही सविस्तार चर्चा करेंगे। न केवल पूरे हिंदू समाज से फीडबैक लिया जाएगा, अपने धर्म गुरुओं से, संतों से भी उसकी विवेचना की जाएगी, जो गौपालक है उनसे भी बातचीत की जाएगी, और सभी के विचारों को समावेश करके एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर कानून बनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? अभी बीजेपी का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं। अभी भी फिलहाल हम एक हरियाणा में तो घोषित किया था। समय की मांग होती है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। और शायद मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस विषय पर कमेंट करने के लिए, फिर भी मेरी व्यक्तिगत राय है कि अभी फ़िलहाल हम एकनाथ जी शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे जो सीएम साहब हैं उनके नेतृत्व में हम एनडीए को लेके जा रहे हैं चुनाव में। और निश्चित तौर पर एनडीए को महाराष्ट्र की जनता प्रतिसाद देगी और पूर्ण बहुमत देके अपनी सरकार बनाने में योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।